हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में, जिस पर आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर है करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के जो सारे क्वेश्चन हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में एकदम से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज 8 सितंबर 2020 को हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा कि भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है। आपका ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा, बी आपका ऑप्शन है बालासोर, सी आपका ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, डी आपका ऑप्शन है कोझिकोड। दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी है बालासोर, यहाँ से आपका जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। दोस्तों, इसका जो सफल प्रक्षेपण हुआ था वो 7 सितंबर 2020 को हुआ है और इसी प्रक्षेपण के साथ ही भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासुर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर विहीकल का जो प्रक्षेपण है उसको अंजाम दिया है। दोस्तों, यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये हवा से आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से दूरी तय कर सकती है। मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो जो इसकी रफ्तार होगी वो लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी कम कम लागत में हम लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बात करते हैं कुछ और खासियत की, तो इसके बारे में जो जानते हैं, ये जो है लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बहुत ही आसानी से ये ढो सकता है। यह मिसाइल जो है लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की कक्षा से एकदम बाहर चली जाती है, उसके बाद यह ज़मीन या हवा में मौजूद टारगेट को अपना निशाना बनाती है और इसे रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको आज तक इंटरसेप्ट करने का कोई तरीका अभी ढूंढा नहीं जा सका है। और जो इससे पहले जो देश हैं उनके नाम जो हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके नाम है अमेरिका, चीन और रूस। दोस्तों, इसे डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। दोस्तों, डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, इसकी इसकी एक और महत्वपूर्ण बात है, जो इसका जो नाम है, इसका पूरा नाम वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनेस्ट्रेटर व्हीकल है। इसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनेस्ट्रेटर व्हीकल। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया है। दोस्तों, ये याद रखिए कि सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया है। तो दोस्तों, आज जो आपके ऑप्शन है ए कब मनाया गया है। आपका ऑप्शन है 7 सितंबर 2020, बी 2 सितंबर 2020, सी 19 दिसंबर 2019, डी 19 नवंबर 2019। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन है ए 7 सितंबर 2020, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो इसका जो विषय था वो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को हर साल 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन ए है माया हैरिस, बी क्रिस्टियन हैरिस, सी कमला हैरिस, डी डी जो है वो रोमी डेविस है। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है कमला हैरिस, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। दोस्तों, ये भारतीय मूल की ही नहीं
पूरे एशिया की ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं 7 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 6 सितंबर, डी 8 सितंबर। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन है 8 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको यह ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में एक दिवस के बारे में ज़रूर पूछता है। ये पूरा एकदम लिख कर ले लीजिए कि कहीं ये पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप नोट बनाते भी चलिए। आप इसको वीडियो वीडियो भी देखते चलिए और नोट भी बनाते चलिए, जिससे ये होगा कि आपको जब भी कहीं कहीं भूलेंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप दोबारा इसको आप अपनी नोटबुक से देख सकते हैं। और आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करा के उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा जो इसके बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में। दोस्तों जो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, वो व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यानी जो लोगों के जीवन में, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके जीवन में पढ़ाई के महत्व को बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि टॉप इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल सिटी 2020 की लिस्ट में भारत के कौन से शहर ने टॉप 10 में जगह बनाई है। आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है, इसमें हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों ये यहाँ दिया है टॉप इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल सिटी। दोस्तों इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये हुआ कि आर्थिक प्रभावशाली। जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल सिटी 2020 के हैं, इसकी लिस्ट में कौन से शहर भारत के कौन से शहर को टॉप 10 में जगह मिली है। तो दोस्तों जो आपका दिल्ली है, इसको विश्व के टॉप इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल सिटी की लिस्ट में टॉप 10 में जगह मिली है। और दोस्तों लंदन जो है इसमें सबसे पहले स्थान पर रहा। दोस्तों ये रिपोर्ट जो है सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने अपने कॉलम सिटीज ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इंडेक्स के हवाले से जारी की है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान को मूल ढांचे के सिद्धांत दिलवाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान के बारे में है, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय संविधान को मूल ढांचे का सिद्धांत दिलवाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। आपका ऑप्शन ए है केशवानंद भारती, बी बलराज साहनी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है केशवानंद भारती, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों केशवानंद भारती जो थे वो केरल के इरोड नामक एक मठ में संत थे, और हाल ही में इनका 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया। दोस्तों ये जो इनके मूल ढांचे के सिद्धांत दिलवाने का जो मैटर था वो बहुत ही चर्चित रहा, और इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने जो याचिका दायर की थी वो 1973 में दायर की थी, और इस याचिका में ये था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माने या नहीं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले पर 68 दिनों तक सुनवाई हुई थी, और अब तक उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक समय तक किसी मामले में हुई सुनवाई पर यह अब तक उसका शीर्ष स्थान है। इसका जो फैसला आया था वो 703 पन्नों का था, और 11 अलग अलग फैसले आए थे। इस केस के बाद जो अयोध्या भूमि विवाद है
वही एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई जो है वो 40 दिन तक चली थी। दोस्तों, इस याचिका का परिणाम ये हुआ कि कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद पूरे संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि विश्व का सबसे पहला हैप्पीनेस म्यूजियम, दोस्तों खुशियों का म्यूजियम कहाँ खोला गया है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि विश्व का सबसे पहला हैप्पीनेस म्यूजियम कहाँ खोला गया है। आपका ऑप्शन ए है कोपेनहेगन, बी लंदन, सी सिडनी, डी एम्स्टर्डम। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन है कोपेनहेगन, ये सही है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है माइक विकिंग, और हिंदी में जो है हम पढ़ सकते हैं उनको मिक विकिंग। ये हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी सीईओ हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है द लिटिल बुक ऑफ हाइस, द डेनिश वे टू लिव वेल। दोस्तों, यहाँ कोपेनहेगन की बात आई है, तो दोस्तों कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है, और इस हैप्पीनेस म्यूजियम की जो शुरुआत है वो 14 जुलाई 2020 को की गई थी। दोस्तों, इस म्यूजियम की कई खास बातें हैं, उसमें से एक खास बात यह है कि इसमें मोनालिसा जो पेंटिंग है, जो लियोनार्डो दा विंची की जो मशहूर पेंटिंग है, उसकी मुस्कुराहट को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। गेटिंग कम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड के लेखक कौन है। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि गेटिंग कम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए है चेतन भगत, बी शिव खेड़ा, सी संदीप माहेश्वरी, डी आरसी भार्गव। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है, डी है, उस वो बिल्कुल राइट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों, आरसी भार्गव जो है वो मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं, और इसमें जो और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चेतन भगत ये राइटर हैं, शिव खेड़ा जो है ये मोटिवेशनल और स्पीकर और इन्फ्लुएंसर हैं, संदीप माहेश्वरी भी मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर हैं। दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि फाडा का पूरा नाम क्या है। FADA का पूरा नाम क्या है। आपका ऑप्शन ए है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, बी फेडरेशन ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन एसोसिएशन, सी फेडरेशन ऑफ ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन, डी फेडरेशन ऑफ एटॉमिक डिजाइन एसोसिएशन। दोस्तों, जो आपका ऑप्शन ए है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, ये बिल्कुल राइट है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और टिक लगा देते हैं। दोस्तों, फाडा की जो स्थापना हुई थी वो 1964 यानी 1964 में हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो वेंकटेश गुलाटी हैं। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि ईरान के रक्षा मंत्री कौन हैं। दोस्तों, ये आजकल रुझान में है, और इसका कारण ये है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, वो ईरान पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ईरान के रक्षा मंत्री कौन हैं। ए माइक पोम्पियो, बी ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी, सी हसन रूहानी, डी शेख हसीना। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी है ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये ईरान के रक्षा मंत्री हैं, और जो आपके दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं माइक पोम्पियो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव हैं, हसन रूहानी जो हैं ईरान के राष्ट्रपति हैं, और शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, यहाँ प्रधानमंत्री की बात है तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करें यहाँ कि ईरान में जो है प्रधानमंत्री के जैसा कोई पद नहीं होता, और दोस्तों जो ईरान की राजधानी है वो तेहरान है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यह है कि प्रवासी भारतीयों को आजीविका प्रदान करने वाले पोर्टल का नाम क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, प्रवासी भारतीयों को आजीविका प्रदान करने वाले पोर्टल का नाम क्या है। आजीविका प्रवासी भारतीय यानी माइग्रेंट जो इंडियन हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से अपने घर की तरफ चले आए हैं, उनको भारतीय सरकार द्वारा जो है एक पोर्टल शुरुआत करके जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसका नाम क्या है। आपका ऑप्शन ए है सार्थक, बी असीम,
सी हेल्प, डी प्रवासी रोजगार पोर्टल। दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है असीम, AWS IM ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जो ASEEM का जो मतलब है वो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग है। दोस्तों इसे भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 10 जुलाई 2020 को शुरू किया था। यह पोर्टल जो है जो माइग्रेंट वर्कर हैं यानी प्रवासी लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं चाहे कोई भी हो, जो जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है उनको जॉब प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि वोडाफोन आइडिया। दोस्तों ये अभी हाल ही में है, सात कल ही हुआ है, ये 7 सितंबर 2020 को इसका नया नाम चेंज किया गया है। कि वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन जो हैं वो वोडैड है, बी वाइड है, सी वोडाफोन आइडिया, डी वी यानी भी इसे कहा जा रहा है आजकल। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसे जो कंपनी वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है उसने टुगेदर विद टुमारो स्लोगन के साथ शुरू किया है। दोस्तों नई ब्रांडिंग की घोषणा के साथ ही वोडाफोन आइडिया ने नए वीआई ऐप और नई वेबसाइट www.myvi.in को भी लॉन्च किया है। हालांकि जो पुरानी वेबसाइटें हैं इसकी वो अभी काम कर रही हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि जो वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था वो 31 अगस्त और 2018 को हुआ था, और उसके बाद जो कंपनी का नाम है वो चेंज हो गया था, वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कर दिया गया था। और अभी से इसका नाम जो है वी कर दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ। हमारी क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है, हम अपने बढ़ते हैं आगे के विचार की तरफ कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी। इसका आप गलत मतलब ना निकालिएगा कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। तकलीफ़ों का मतलब होता है हम उससे है कि आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितनी ही कड़ी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी आपको सफलता मिलेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता पाने के बाद आपको उतनी ही खुशी होगी। अगर आप चीटिंग से किसी सफलता को पाते हैं तो आपको उतनी खुशी नहीं होती है। आप कभी आजमा के देखिएगा कि आप कभी चीटिंग से कहीं पास हुए हों तो आपको उतनी सफलता चाहे उतनी खुशी महसूस नहीं होगी जितनी आप अपना पढ़ लिख कर, चाहे रात दिन पढ़े हों चाहे 4 घंटे पढ़े हों, लेकिन पढ़ लिख कर जब आप पास हुए हों तो आपको बहुत ही खुशी हुई होगी। तो दोस्तों बड़ा सपना देखने का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि परेशानियां आएंगी लेकिन आप उन मुश्किलों को संभाल कर कैसे आगे बढ़ते हैं, इसी इस इसी को संघर्ष का नाम कहते हैं, और संघर्ष ही जीवन है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने काम के लिए प्रयासरत रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप जितने बड़ा सपना देखेंगे उतना ही बड़ा आपका संघर्ष होगा। यहाँ तकलीफ़ों का जो नाम आ रहा है तो आप तकलीफ़ों पर ना ध्यान देकर आप इस बात को सोचिएगा कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत यानी तकलीफ़ों का मतलब यहाँ मेहनत ही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।